Hey everyone, I am Varnika Kaushik and welcome to the seventh lecture of Optics series. Today is the topic of discussion is total internal reflection जिसे हम TIR भी कहते हैं और ये बहुत ही important और interesting topic है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम बनाते हैं एक इंटरफेस। ओके। और ये जो इंटरफेस है ये सेपरेट कर रहा है वाटर और एयर को। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे वाटर है और ये एयर है और यहाँ हमने रख दी है सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी। एक सोर्स ऑफ लाइट हमने यहाँ पे रखा है जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है। सपोज हमने यहाँ पे एक बल्ब रख दिया है। ठीक है। अब इस बल्ब से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही होंगी। तो हमने कहा चलो सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे। और हमारे पास एक रूल है कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है इंटरफेस पे तो वो बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाएगी। ना तो वो नॉर्मल से अवे ना नॉर्म टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होएगी, बल्कि वो बिना डेविएशन के सीधे सीधे पास हो जाएगी। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा लेकिन ये सीधे सीधे क्या होगी, पास हो जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। अरे ऐसे। ठीक है। तो ये आई और स्ट्रेट पास हो गई। फिर हमने कहा अब एक रे ऑफ लाइट थोड़ी ना निकलेगी, इससे तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकलेगी। तो एक और हम रे ऑफ लाइट निकालते हैं और वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो जाती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल से इंसिडेंट रे का, ये हो गया एंगल आई। अब चूंकि ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पे जा रही है, वाटर क्या हुआ, डेंसर हुआ, और एयर क्या हुआ, रेरर मीडियम हुआ। ठीक है। तो क्योंकि ये डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है तो अभी द नॉर्मल बेंट हो जाएगी लाइट। तो ये कुछ इस तरीके से बेंट हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है। हमने कहा चलो आई एंगल को बढ़ा के देखते हैं। हमने फिर दोबारा से एक रे ऑफ लाइट ली और अब इस पॉइंट पे इंसिडेंट करा दी। यहाँ पे भी हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब एंगल आई क्या हो गया, बढ़ गया पहले से। अब एंगल आई बढ़ेगा तो एंगल आर भी बढ़ेगा, है ना। एंगल आर क्या होगा, अब लाइट क्या होगी, और ज़्यादा दूर जाएगी नॉर्मल से। सपोज रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो गई, अब एंगल आर भी बढ़ गया, एंगल आई भी बढ़ा था। ठीक है। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, एक और रे ऑफ लाइट भेजते हैं। एक और रे ऑफ लाइट गई और इस बार हमने फिर दोबारा से एंगल आई जो है वो बढ़ा दिया। एंगल आई बढ़ गया। तो अब दोबारा से क्या हुआ, एंगल आई जो इतना बढ़ गया कि ये जो रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट थी हमारी, वो रिफ्रैक्ट हो गई, ये इंटरफेस पे ही रिफ्रैक्ट हो गई। यानी कि जो हमारा एंगल आर है ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके। तो अब ये सीधा इंटरफेस पे हो गई। ठीक है। तो ये ऐसा एंगल, मतलब एंगल आई, ऐसा एंगल जिस पे आपका जो ये रिफ्रेक्टेड एंगल है ये 90 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है एंगल क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल सी, जिस पे आपका जो रिफ्रेक्टेड एंगल है वो कितना आता है, 90 डिग्री आता है। कब आता है, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही होगी तब। ठीक है। तो उस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल आता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल आता है। ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट पे जब आपकी रिफ्रेक्टेड रे 90 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ में, तब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहोगे, क्रिटिकल एंगल कहोगे। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक और बार लेते हैं, अब आई को और बढ़ा के देखते हैं, मतलब कि क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा। ठीक है। तो हमने एक और रे ऑफ लाइट ली और ये हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा आई की वैल्यू कर दी। यहाँ पे भी फिर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल ड्रॉ किया और इस बार ये जो आई की वैल्यू है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। ठीक है। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लाइट जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, और रिफ्रैक्शन की बजाय ये यहीं पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई
तो इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या हुई? ऐसा कब होता है हमारे पास कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, एंगल आई जो है वो एंगल सी से ज़्यादा है, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है इंसिडेंट एंगल, सेकंड कंडीशन। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो लाइट आपकी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आपकी रिफ्रैक्ट ना होके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो क्रिटिकल एंगल से। तो हमें दो चीज़ याद रखनी है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपका जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये हो जाता है। ये इसकी दो कंडीशन है, ठीक है। इमेज के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये आपका वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये एयर है, एयर लेस डेंसर है, लेस डेंसर देन वाटर, तो यानी कि हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, रिफ्रैक्ट हो गई, जैसे कि होता ही है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो या तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होएगी या नॉर्मल से अवे बेंड होएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, दूसरे मीडियम में गई और रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, अवे द नॉर्मल बेंड हो गई क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी। फिर एक ऐसा एंगल आया जिस पे क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट तो हुई लेकिन इंटरफेस पे ही रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। तो ऐसा एंगल, जब आपका जो रिफ्रैक्शन का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना है, 90 डिग्री आ रहा है, तो उस एंगल को हमने क्या कहा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल कहा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें क्या देता है, 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन देता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। फिर हमने थर्ड केस लिया कि अब हम इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट करेंगे उसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करेंगे। सपोज ये जो क्रिटिकल एंगल है यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो इस बार जो हम लाइट को इंसिडेंस करेंगे वो 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, जो भी आपका एंगल होगा, वो कुछ भी हो सकता है, आप 80 डिग्री पे करो, है ना। तो वो एंगल जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये चीज समझनी है। दूसरी चीज क्या समझनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट ये है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि ये जो एंगल, क्रिटिकल एंगल है, इसे हम निकालेंगे कैसे। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और क्रिटिकल एंगल पूछ लिया कि भाई बताओ ये आपके पास दो मीडियम है, अब क्रिटिकल एंगल बताओ कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, अब सपोज हम इसको क्या कर देते हैं, ये जो आपका 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब कि म्यू 1 म्यू 2, डेंसर मीडियम जो है हमारा, इसको हमने मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2 है, ठीक है। और ये जो हमारा रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, म्यू 1 हो गया। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम कब होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यानी कि म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, ठीक है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 2 और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 1। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ इस कंडीशन पे लगा रहे हैं हम, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आपके पास ये वाला हम कंडीशन लगा रहे हैं कि आपका जो एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो कितना है, 90 डिग्री है, और इंसिडेंस एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल के जितना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगी आपकी कंडीशन, जब आपके पास म्यू 1 है, ठीक है, म्यू 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर मीडियम, तो आपका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो म्यू 1 साइन 90 इज इक्वल्स टू
म्यू टू साइन कितना है अब, एंगल ऑफ क्रिटिकल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन कितना आ जाएगा, साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन सी। अब ये जो म्यू वन है इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वन, और ये हमने लिख दिया साइन सी। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ वन टू म्यू वन, सॉरी म्यू टू वन, इसको बोलने का तरीका क्या है, म्यू टू वन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल्स टू साइन सी, वन अपॉन साइन सी। तो हमें तो वैल्यू निकालनी है एंगल सी की, हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू टू वन। ठीक है, और सी एंगल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू टू वन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई क्रिटिकल एंगल की। तो जब भी हमें क्रिटिकल एंगल निकालना होता है तो हमें क्या पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा तो हम क्रिटिकल एंगल आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल सी कितना होता है आपका, साइन इनवर्स वन म्यू टू वन। ठीक है, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमने वन म्यू टू लिख दिया करके ना, तो ये टू हमारा किसका था, डेंसर मीडियम का, और वन क्या था हमारा, रेयर मीडियम का। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू डी, डी फॉर डेंसर मीडियम एंड R फॉर रेयर मीडियम। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, अच्छा अभी डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड में ध्यान रखने वाली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे पहली बात तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू डायमंड। ठीक है, डी फॉर डायमंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। और अगर हम बात करें कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, वो होता है 24.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ जी, तो ये इसका क्रिटिकल एंगल हो गया, सॉरी इट्स नॉट सेल्सियस, डिग्री। ठीक है, एंगल की बात कर रहे हैं हम, टेम्परेचर नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका म्यू डी और सी की वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड की। डायमंड में ऐसी क्या बात है जो वो इतना स्पार्कल करता है, और कौन सा डायमंड कितना महंगा है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका कट किस तरीके से लगा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक डायमंड है, ये हमारे पास डायमंड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे कट्स लगे हुए होते हैं, इधर 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 ये बहुत सारे कट्स लगे हुए होंगे, राइट, इस तरीके से कट्स होते हैं बहुत सारे। अब क्या हुआ, हमने कहा कि ये जो डायमंड है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सिर्फ 2.4 है, क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, सपोज हमारे पास ग्लास है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ग्लास है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मैं कहूँ ग्लास का, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में दिख ही जाएंगे। तो दो तीन ही है, एयर का हो गया, वाटर का हो गया, ग्लास का हो गया और डायमंड का हो गया, क्योंकि डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इजीली मैं बोलती रहूंगी, आप वीडियो सुनोगे आपको याद हो जाएगा। तो म्यू जी की जो वैल्यू है वो 1.5 होएगी। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल अगर हम ग्लास की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ग्लास से कंपेयर करने वाले हैं डायमंड को। सपोज ये किधर, ये डायमंड का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सपोज हम ग्लास की बात कर रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, सॉरी, जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास का, ठीक है, वो कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 42। ठीक है, तो यानी कि 42 डिग्री, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है, मतलब कि अगर जो आई है, आई की वैल्यू अगर सी है और ये 42 डिग्री है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है, जब आई की वैल्यू सी से ज़्यादा हो, राइट। यानी कि वो सारे केस जिसमें ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, जिसमें कि 42 डिग्री पे तो लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी।
ठीक है। लेकिन 42 के बाद जितने भी एंगल्स हैं उनमें लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 90 42, तो ये हो गया आपका कुछ, अरे 8 4 40, कितना था 90 42 8, अरे 48, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 48 रेज ऐसी होंगी जो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। ये बात समझ में आई। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, जिसमें कि 42 एंगल्स पे कितने एंगल होंगे, यहाँ पे टोटल 90 एंगल होंगे ना, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है और 42 एंगल्स पे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और 42 ही अगर आ गया तो ये इंटरफेस पे जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 42 से बढ़ गया हमारा एंगल, तो 42 से कितना बढ़ेगा, 48 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 48 ऐसे होंगे जिसमें लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। और हमें रिफ्लेक्शन ही तो चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। अब अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड में जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 24 मान लेते हैं, 0.4 क्या लेना, 24 मान लिया, ठीक है। तो आई की वैल्यू है 24, यही आपका सी की वैल्यू है। और हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए आई की, है ना। और टोटल कितना होता है 90, 90 से 24 गया तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 2 गया 6, 66, ठीक है। तो यानी कि जितना भी ये 24 बारी तो क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, लेकिन 66 बारी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यानी कि डायमंड के केस में रिफ्लेक्ट बैक की कंडीशन ज़्यादा है, ज़्यादा बारी ऐसा हो सकता है कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो सपोज यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। अब एक ही थोड़ा ही ना आएगी, जब भी हम डायमंड को लाइट में लेके जाएंगे तो बहुत जगह से लाइट आएगी उसके अंदर, ठीक है, रे ऑफ लाइट आएगी। अब ये एक हम एक रे की बात कर रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट इधर आई, क्योंकि नॉर्मली आई तो सीधा नॉर्मली पास हो जाएगी। लेकिन इस इंटरफेस पे गई किसी एंगल पे, यहाँ कहीं पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फिर वो इधर जाएगी, यहाँ कहीं पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फिर वो उधर जाएगी, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है कि ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमती रहेगी लाइट। कब तक घूमती रहेगी, जब तक कि जो इसका एंगल है वो 24 से कम ना आ जाए, तब तक ये घूमती रहेगी। और जितनी भी बारी इसका एंगल 24 से ज़्यादा आएगा तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर 24 से कम आ गया तो ये लाइट निकल के बाहर चली जाएगी। तो ऐसा ही बार बार होगा, क्योंकि बहुत सारी रे ऑफ लाइट है जो इस पे इंसिडेंट्स करेगी, है ना। और वो सारी रे क्या हो रही हो, यहाँ पे अंदर ही अंदर घूमती रहेंगी, लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहेंगी, जिसकी वजह से जो डायमंड है वो बहुत ही स्पार्कलिंग दिखाई देता है। तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड बहुत ही ज़्यादा स्पार्कल करता है। और ये स्पार्कल किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, जो कितना है 2.4 है, अप्रोक्स अप्रोक्स 2.4 है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, तो एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। सेकंड चलते हैं हम, मिराज फॉर्मेशन एंड लूमिंग। अब देखिए मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है, ये लूमिंग क्या होता है। तो मिराज फॉर्मेशन किधर होता है, जब भी हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो उधर क्या होता है, मिराज फॉर्मेशन, जिसे हम मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक है। अब बहुत ही गर्मियों के जब दिन आते हैं तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही हॉट होता है। और जहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वहाँ की जो हवा की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, यानी कि लो डेंसिटी की एयर होगी उस जगह पे। और अगर डेंसिटी कम होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब हवा है वो कैसी है, रेयर मीडियम बना रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे हवा की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। और अगर हवा में जो डेंसिटी बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, मीडियम डेंसर होता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, ठीक है। अब ये मेरी आंखें हैं, ठीक है, मैं देख रही हूँ, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रही है। अब रे ऑफ लाइट जब जा रही है एक इंटरफेस पे, ठीक है, तो एक ऐसा इंटरफेस हुआ डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर में जा रही है। अब इसके कंपेयर में दूसरे वाला जो इंटरफेस होगा वो डेंसर फिर रेयरर, इसके लिए ये डेंसर फिर ये रेयरर, ठीक है। तो लाइट तो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है हर बार जितने भी इंटरफेस से टकराएगी। बहुत सारे इंटरफेस बन रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी अलग है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एयर डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं एयर डेंसिटी कम होती जा रही है। तो जब भी हम यहाँ से देख रहे हैं नीचे, नीचे देख रहे हैं या ये इसी की इमेज को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसको देख रहे हैं नीचे, तो ये इंटरफेस जो है चेंज होता जा रहा है और हमारी जो डेंसिटी है वो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ठीक है।
जब भी हम देख रहे हैं तो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर, देन डेंसर टू रेयर, देन डेंसर टू रेयर, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है। अब चूंकि ये इस तरीके से जा रहा है और एक केस ऐसा आता है जिसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो आपकी इमेज बनती है क्या होता है कि दो लाइट चाहिए हमको इमेज बनाने के लिए। ठीक है। अब एक लाइट तो मान लो सीधी यही है, ठीक है, अब यहाँ से भी कोई लाइट जा रही है, तो हमें क्या चाहिए होता है कि हमारी आईज क्या करती है, इस चीज को सीधे सीधे तो रिट्रेस नहीं कर पाती, क्या करती है, बैक ट्रेस करती है। मतलब कि यहाँ से लाइट आ रही है, यूं हमारी आंखों में बेंट होके जा रही है, इस तरीके से बेंट हो रही है। और ये जो बेंट हो रही होती है ना इमेज, मतलब रे ऑफ लाइट, तो हमारी आंखें क्या करती है, उस चीज को बैक ट्रेस करती है। तो चूंकि ये इसको बैक ट्रेस करेगी, अब बहुत सारी रेज आएंगी और यहाँ पे बैक ट्रेस करेगी, और जब ये बैक ट्रेस करेगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें क्या नीचे दिखाई देगी। और हमारा ब्रेन इस चीज के लिए पहले से ही ट्रेन है कि अगर कोई भी चीज ऐसे ऊपर है और उसकी इमेज हमें नीचे दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब नीचे क्या है, पानी है। ऐसा होता है ना, नीचे पानी है तो पानी में कोई भी चीज होती है उसकी इमेज हमें इन्वर्टेड दिखाई देती है नीचे पानी के अंदर। तो इस वजह से हमें लगता है कि नीचे क्या है, पानी है, बल्कि पानी नीचे नहीं होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, मिराज फॉर्मेशन कहते हैं, और ये हॉट डेजर्ट्स में होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें लूमिंग की, तो लूमिंग में क्या होता है, ये बहुत ठंडी जगहों पे होता है, ये बहुत हॉट जगहों पे होता है, और ये बहुत कोल्ड जगहों पे होता है। ठीक है। अब लूमिंग में क्या है कि बर्फ वाला एरिया है, तो नीचे जो अर्थ है वो कैसी है, कोल्ड एयर। ठीक है, कोल्ड एयर है तो डेंसिटी एयर की ज़्यादा होगी, तो नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हवा गर्म होती जा रही है। नीचे क्या है, हवा ठंडी है, और ऊपर क्या है, हवा गर्म है। तो इस केस में क्या था, डेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, इस केस में क्या है, डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे डेंसर है मीडियम, और ऊपर जाते 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 रेयरर मीडियम आता जा रहा है। ठीक है। तो जैसे ही अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, यही कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाना चाहिए। हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, सपोज ये हट ही हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जैसे ही हम हट देख रहे हैं, तो डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट निकली, रेयरर मीडियम में गई, ठीक है, और फिर दोबारा से रेयर मीडियम में गई, फिर दोबारा से रेयर मीडियम में गई। इस तरीके से कहीं जाके ये जो इमेज बनती है ये कुछ इस शेप में बनती है। और हमारा जो वही ब्रेन है वो इस तरीके से ट्रेन है कि अगर इमेज जो है ये स्ट्रेट लाइन ना आके यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस रेज को बैक ट्रेस करते हैं, और जैसे ही हम इसको बैक ट्रेस करते हैं तो ये जो इमेज है ये हमें रियल और इन्वर्टेड दिखाई देती है, मतलब ऊपर की तरफ दिखाई देती है। मतलब लूमिंग में क्या है, ठंडे एरियाज में कोई नाव है या कोई हट है जो नीचे है, तो हमें आकाश में, स्काई में उसकी इमेज दिखाई देती है, इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लूमिंग कहते हैं। मिराज क्या है, हॉट डेजर्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज हमें नीचे इन्वर्टेड दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें लगता है नीचे पानी पानी है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। मिराज फॉर्मेशन जो होता है बहुत ही हॉट एरियाज में होता है, लूमिंग जो होता है बहुत ही कोल्ड एरियाज में होता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म है जो कि राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हमें पता है टोटल एंगल सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये 90 है तो ये कितना होगा, 45, और ये भी कितना होगा, 45। ठीक है, हमने कहा कि सपोज यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट से रे जा रही है, तो कम से कम दो रे तो हम भेजते हैं, दो रे इंसिडेंट होगी। तो एक रे आई इधर इंसिडेंट हो गई, दूसरी रे आई इधर इंसिडेंट हो गई। हमें रूल पता है, अगर कोई रे आती है नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी इंटरफेस पे, बाहर क्या है, एयर, अंदर क्या है, ग्लास, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आई तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है किसी भी सरफेस पे, किसी भी इंटरफेस पे, तो वो बिना रिफ्लेक्शन के ही बिना रिफ्रैक्शन के ही, मतलब बिना डेविएशन के ही स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये स्ट्रेट पास हो जाएगी, हो गई पास। अब ये यहाँ पे गिरी, इस सरफेस पे गिरी, तो हम क्या करते हैं, सरफेस पे सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल क्या, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे इंसिडेंट किया, अब एंगल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली अंदर गई है तो ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री,
और ये क्या होगा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। और ये क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब हमें एक और चीज पता है कि जो हमारा ग्लास होता है उसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। ठीक है। तो अब ये क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री होता है और हमारी आई की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यानी कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन ग्लास जो है ग्लास डेंसर मीडियम है, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की चाह रही है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो अब इस केस में क्या होगा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ये रिफ्लेक्ट बैक होएगी 45 डिग्री के एंगल से ही। ये चली गई रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेम यहाँ पे क्या होगा ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है। और ये वाला भी फिर 45 डिग्री का होगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ठीक है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो ये वाली रे ऑफ लाइट भी आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और यहाँ पे गिरेगी। अब ये नॉर्मली गिर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है। नॉर्मली गिर रही है तो क्या होगा मतलब नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के लिए। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये स्ट्रेट पास हो गई बिना डेविएशन के बाहर निकल गई। ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ ये ऑब्जेक्ट मेरा ए बी था। ठीक है। तो ये वाली जो मेरी रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से गई और यहाँ पे आ गई। तो यानी कि ये वाला मेरा क्या हो गया ए पॉइंट। ऐसे ही ये वाला मेरा क्या हो गया बी पॉइंट। और मेरा इमेज कैसे बन गई इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट मेरा कैसे रखा हुआ था ऐसे। इमेज मेरी बन गई इस तरीके से। यानी कि 90 डिग्री टिल्ट हो गई। तो ये था मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ग्लास प्रिज्म। ठीक है। अब एक और कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास जो ग्लास प्रिज्म है वो इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट आती है तो हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो कि नॉर्मली इंसिडेंट होएगी। तो फिर वो नॉर्मली विदाउट एनी डेविएशन पास हो गई। ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट से भी हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की इस इंटरफेस पे और वो बिना डेविएशन के ही स्ट्रेट पास हो गई इस तरीके से। ठीक है। कोई डेविएशन नहीं हुआ। अब इस केस में हमारे पास क्या है ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा वही 45 डिग्री। ग्लास प्रिज्म का जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है 42 डिग्री। और यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू कितनी है 45 विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो लाइट क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और रिफ्लेक्ट बैक होके इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हो जाएगी। ये इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई। ठीक है। अब नॉर्मली तो इंसिडेंस नहीं हुई तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नॉर्मल कह रहे हैं। ठीक है। अब लाइट यहाँ पे आई, ये कोई उसने एंगल बनाया। अब ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। कैसे पता चलेगा ये आपका 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 45 डिग्री। और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। और चूंकि ये नॉर्मल है तो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 45 डिग्री और ये किसकी वैल्यू है आई की वैल्यू है। ठीक है। अब ये यहाँ पे 45 डिग्री पे आके गिर रहा है तो क्या होगा ये भी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। और जैसे ये रिफ्लेक्ट बैक होएगा तो ये यहाँ पे इस इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। और नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट पास हो गया बिना किसी डेविएशन के। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से भी क्या होगी लाइन स्ट्रेट पास हो जाएगी बिना किसी डेविएशन के नॉर्मली। तो ये हमारा जो पॉइंट है अब देखिए ए जो था ए से जो रे ऑफ लाइट निकली वो इधर आई और इधर गई। तो यानी कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये क्या होगा ए पॉइंट होगा और ये वाला बी पॉइंट होगा। तो इमेज हमारी कैसे हो गई 180 डिग्री टिल्ट हो गई। और कैसी इमेज हमारी बन गई इन्वर्टेड इमेज बन गई। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ग्लास प्रिज्म। अच्छा अब ये वाली चीज भी होती है कि ये काम तो हम ग्लास से भी कर सकते हैं मतलब कि दो मिरर ले सकते हैं, उन दोनों मिरर को इस तरीके से टिल्ट करके रख सकते हैं
और इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी, इस तरीके से पास होएगी और यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। लेकिन मिरर में क्या होता है, चूंकि वो मिरर है और वहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है, मतलब कि जो आपका सरफेस इंटरफेस होगा वो क्या करेगा, थोड़ी बहुत लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट का लॉस नहीं होता, कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं की जाती, टोटली टोटल रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और उसका क्रिटिकल एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल, ये क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में कोई भी सिग्नल हम ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, किसकी वजह से, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। होता कैसा है, दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, बिल्कुल बाल के जितना होता है, जैसे हमारे बाल होता है और ये होता है बस। ठीक है, अब देखिए इसकी इमेज को हम थोड़ा और समझते हैं। ये हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर, इसकी तीन मेजर पार्ट्स हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं कोर, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया जिसे हम कह रहे हैं क्लैडिंग। ठीक है, कोर क्लैडिंग, और ये उसके ऊपर कोटिंग हो रखी है। ठीक है, कोर का क्या काम है, कोर का क्या काम होता है, कोर जो होता है ये ग्लास या फिर प्लास्टिक का फाइबर होता है, ये सबसे इनर पार्ट होता है जहाँ पे लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, और क्लैडिंग का क्या काम होता है, क्लैडिंग क्या करता है, क्लैडिंग आउटर लेयर है, ये क्लैडिंग है, और ये क्या है, आउटर लेयर है जो कि कोर के चारों तरफ होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कोर से, यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोर का, रेड पेन ले लेते हैं, ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू 1 है, और ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू 2 है, तो म्यू 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी म्यू 2 से। पहली बात ध्यान रखने वाली ये है। ठीक है, अब बात करते क्लैडिंग क्या है। क्लैडिंग एक लिखा है एक्टिंग एज एन ऑप्टिकल बाउंड्री, क्लैडिंग कंटेन द लाइट विद इन द कोर थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको थोड़ा इजी डेफिनेशन में समझते हैं, ये सब नहीं। तो हमारे पास क्या है, एक कोर है, इसका डायग्राम हम बनाते हैं। हमारे पास क्या है, कोर है इस तरीके से। ठीक है, और इसके चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो क्या होता है, आपका क्लैडिंग होता है। ये आपका हो गया कोर, ये आपका हो गया क्लैडिंग, और इसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए हम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा देते हैं जिसे हमने कह दिया कोटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, क्योंकि ये ग्लास से बना हुआ है तो थोड़ा फ्रेजाइल होगा, तो उसको थोड़ा और प्रोटेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पे एक कोटिंग लगा दी है, जो कि प्लास्टिक की कवरिंग कह सकते हैं। ये आउटर प्लास्टिक लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है फाइबर को किसी भी डैमेज से। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो हमारा कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 1, ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 2, और इस केस में म्यू 1 की वैल्यू जो होगी वो म्यू 2 से ज़्यादा होगी। और ये जो कोर है ये काम किस तरीके से करता है, सपोज ये आपके पास एक कोर है, अब हमने कहा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कंपेयर टू क्लैडिंग। ठीक है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मैं कह सकती हूँ कि ये डेंसर मीडियम हुआ और ये क्या हुआ, रेयर मीडियम हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही तो हमें पता चलता है कि कौन डेंसर है कौन रेयर है और लाइट किधर बेंट होएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, हमने कोई भी रे ऑफ लाइट ली और उसको हम इंसिडेंट करा रहे हैं, और हम उसको इस एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे क्योंकि ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1 है, और यहाँ पे क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2 है। तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी अगर ये लाइट आगे पास होती है तो, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल आई। ठीक है, चूंकि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, हम इसको इस एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं कि इस ग्लास का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सॉरी जो भी क्रिटिकल एंगल होगा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमने लाइट को उस एंगल पे इंसिडेंट कराना है कि इस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से हमें उसे इंसिडेंट कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फिर इस पॉइंट पे दोबारा से वही होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ पे हम दोबारा नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, लाइट दोबारा से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और इस तरीके से सिग्नल जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच जाएगा।
अब ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों, हम इसी की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लाइट को ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक है? तो लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। अब क्या हुआ, लाइट को हमने मतलब हमें कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिवाइस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक जगह से दूसरे पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, पहले उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करेंगे लाइट सिग्नल में, और फिर उस लाइट की फॉर्म में, लाइट सिग्नल की फॉर्म में जो हमारा सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा कोर के अंदर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। और फाइनली ये सिग्नल जिधर पे भी पहुंचना होगा लाइट की फॉर्म में पहुंचेगा, और वहां पे हम फिर दोबारा से इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और हमें सिग्नल मिल जाएगा। तो अप टू 100 किलोमीटर हम इसमें क्या करा सकते हैं, लाइट ट्रेवल कर सकती है इसके अंदर, ठीक है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बेसिकली, ये ऑप्टिकल फाइबर मतलब बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये ऑप्टिकल पाइप है। ये जो हम, ओके यहाँ पे तो कोई इमेज नहीं लगी लगी हुई है बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की, लेकिन हम ये यूज़ कहाँ पे करते हैं? अब जितना भी आपके पास टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट आपको मिल रहा है, वो किसके थ्रू मिल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू मिल रहा है। तो बेसिकली सीज में जितने भी हमारे ओशंस होते हैं उनके अंदर ऑप्टिकल बंडल, ठीक है, ऑप्टिकल पाइप्स का बंडल डला हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्टिकल पाइप्स होते हैं, और उन ऑप्टिकल ऑप्टिकल पाइप्स के थ्रू जो सिग्नल है वो ट्रेवल करते हैं बिना डाटा लॉस किए। अब इसमें डाटा लॉस क्यों नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर की यही सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका डाटा लॉस नहीं होगा और सेफ्टी होगी। क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी सिग्नल ट्रेवल कराया, ठीक है, कोई भी हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं, जो सिग्नल क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसको हमने लाइट की फॉर्म में चेंज किया, और ये लाइट अब ट्रेवल करेगी। अच्छा, इसमें जो लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो हमारा सिग्नल है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आराम आराम से पहुंच रहा है, लाइट की स्पीड से हमारा सिग्नल ट्रेवल करेगा। फिर दूसरी बात क्या हो गई, ये इसकी फर्स्ट, अगर मैं कहूँ कि क्यों ही हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो सबसे पहली बात तो कि सिग्नल हमारा बहुत जल्दी ट्रेवल करेगा। फिर दूसरी बात क्या हो गई कि सिग्नल हमारा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि जो सिग्नल यहाँ पे जा रहा है वो कहीं ना कहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसा सिग्नल हमने भेजा है एज इट इज़ सिग्नल रिसीवर को मिलेगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता है सेफ्टी पर्पस के लिए कि कोई इन पाइप्स को बीच में से काट देता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसको जो सिग्नल मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा ही नहीं, वो लाइट की फॉर्म में मिलेगा। तो उसको बेसिकली क्या मिलेगा, उसको काट के सिर्फ और सिर्फ लाइट मिलेगी, मतलब कि वो सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पे हमारी सेफ्टी भी रहती है, सिग्नल लॉस नहीं होता, और जल्दी हम सेंडर टू रिसीवर सिग्नल पास हो जाता है, ठीक है? तो हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले तो वही इंटरनेट जो हमें मिल रहा है, किसकी हेल्प से मिल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से मिल रहा है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या होता है, एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी क्या होता है, मेडिकल में एंडोस्कोपी होती है, मतलब कि पेट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि स्टोन का ऑपरेशन हो गया या फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, उन सब में क्या होता है, ये एंडोस्कोपी टर्म, हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना सिंपल भाषा में दूरबीन से ऑपरेशन करना, वही क्या होता है, एंडोस्कोपी होता है। अब उसमें क्या होता है, डॉक्टर्स हमारे अंदर कैमरास डालते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि अंदर पेट में हो क्या रहा है। पर अगर कैमरा डलेगा पेट के अंदर तो पेट में तो अंधेरा है, डॉक्टर्स को दिखाई क्या देगा? तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स लेते हैं, चूंकि ये बाल के जितना पतला है तो ईजिली हमारे पेट में जा सकता है, और ये कैमरे के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे लाइट प्रोवाइड करेगा, और इजीली डॉक्टर देख सकते हैं कि पेट के अंदर किस जगह पे स्टोन है, क्या उसको करना है क्या नहीं करना। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी, यानी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन। तो एंडोस्कोपी में, टेलीकम्युनिकेशन में, जो भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, उन सब में क्या यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है, ठीक है? इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो क्या क्या हो गई आपकी, यही होगी कि इसमें आपका सिग्नल लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, सेफ्टी बनी रहेगी, जो सिग्नल आपने भेजा है एज इट इज़ रिसीवर को वही सिग्नल मिलेगा, ठीक है? लाइट की फॉर्म में सिग्नल जा रहा है तो ट्रेवल भी इजिली स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही ट्रेवल करेगा, मतलब फास्ट सिग्नल डिलीवरी होएगी, ठीक है? तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो एमएससी के लेवल पे तो इसकी पूरी एक यूनिट है। तो
इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यही कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है। इसका डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। सिंपल, ये जो कोर है, क्लैडिंग है, कोटिंग है। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करनी है। म्यू टू यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। प्रिंसिपल इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यूज क्या करते हैं हम इसको, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, पहले हम उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज करेंगे और फिर लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेंगे। टिल 100 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, तक ये क्या करता है, सिग्नल पास कर देता है विद सेफ्टी, विद प्रोटेक्शन। तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर, और ये थी एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड आई होप if you if you like the video, if you find it useful, like the video